हे गाइस, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल टैट एग्ज़ाम यूनिकन्स। तो आज हम जो है अपना आज हम हिंदी के लिए हम स्पेशल लेवल 2 हिंदी नहीं करेंगे, बल्कि हम एक जर्नल हिंदी यानी कि ग्रामर के जो क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको करेंगे। और उसके लिए आपको अलग से कंसेप्ट की वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी में आपको कंसेप्ट भी समझाए जाएंगे। क्योंकि हम PYQ जो करते हैं उसके हर जो भी आपका जो भी ऑप्शन है उसका भी हम अच्छी तरीके से उसके जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं उसको समझते हैं। साथ ही साथ जो टॉपिक जिस समय समझ लेना चाहिए उसी समय मैं आपको समझा देती हूँ। अलग से आपको कोई भी टॉपिक सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि कोई भी ग्रामर का टॉपिक इसमें आ रहा है तो हम उसको डिटेल में यहीं पर समझ लेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा पूछ रखा है यहाँ पर क्रिया से की दृष्टि से जो असंगत है यहाँ पर वो कौन सा है। तो क्रिया को लेकर आपको ध्यान रखना है। अकर्मक क्रिया और जो सकर्मक क्रिया है वो आपकी कर्म के आधार पर होती है। तो क्रिया टॉपिक को थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया। ये चीज़ ध्यान रखनी है। सकर्मक में आपका से प्लस में कर्म प्लस में क जो है आपका प्रत्यय लग गया है। अकर्मक में भी इसी तरीके से अ प्लस में कर्म प्लस में क, और आ जो है हमारा नहीं का भाव हमें यहाँ पे देता है, और स मतलब साथ में, यानी कि साथ में जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया है और जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसको पहचानने की ट्रिक यही रहती है कि सकर्मक क्रिया वाले वाक्य जो है उसमें क्या का जो आंसर है हमें मिलता है, क्या जो है उसका आंसर हमें मिलता है सकर्मक में, पर अकर्मक में क्या जो है उसका आंसर हमें नहीं मिलता है। जैसे कि अभी हम इसी में देख लेते हैं। जैसे देखिए, अकर्मक क्रिया बोल रखा है, यानी कि इसमें क्या का जो आंसर है वो हमें प्राप्त नहीं होना चाहिए। बालक छत पर खड़ा है, क्या खड़ा है, अब आप कहेंगे बालक खड़ा है, तो ये क्या का आंसर नहीं निकला है, ये निकला है कौन खड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है क्या और कौन में फ़र्क है। तो कौन खड़ा है तो बालक खड़ा है, हमें इसका आंसर मिला है, पर क्या खड़ा है उसका आंसर नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये जो अकर्मक क्रिया बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप सभी का सकर्मक क्रिया को चेक करते हैं। प्रणीता जोर जोर से हंस रही है, क्या हंस रही है, क्या हंस रही है, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है क्या हंस रही है, हमें बल्कि मिल रहा है कौन हंस रही है, कौन का आंसर मिल रहा है प्रणीता। इसका मतलब ये सकर्मक ना होकर, क्योंकि क्या का आंसर हमें नहीं मिला, ये अकर्मक होनी चाहिए और यही असंगत हो जाएगा आपका इस ऑप्शन में। अब बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन में भी आपको चीज़ें समझनी है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक में क्या होता है, हम किसी और से काम कराते हैं। प्रेरणार्थक में हम किसी और से काम करवाएंगे। तो जैसे कि राधा जो है बच्चे को खाना खिलवाती है, तो इसमें खिलवाता या खिलवाती या फिर आजकल जैसे कि ये लिख रखा है लिखवाता, तो इस टाइप के जो शब्द हैं वो आपके प्रेरणार्थक में आएंगे। रमेश पत्र लिखवाता है, रमेश खुद पत्र नहीं लिखता बल्कि लिखवाता है, किसी और से लिखवाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया वो रहती है। पर आपको ध्यान रखना, आजकल थोड़ा सा और ट्रिकी करने के लिए लिखवाता ना लिखकर लिखाता है इस तरीके से भी मिल जाता है। यानी कि हम सोच लेते थे जो ये वाह आता है उससे हम समझ लेंगे, नहीं, अब जो नॉर्मल लिखाता भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये समझना है और आपको जो है वाक्य को समझना है, क्या इसमें जो करता है वो स्वयं काम जो है कर रहा है या फिर किसी और से करवा रहा है, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब देखो द्विकर्मक क्रिया, हमें नाम से समझ में आ रहा है कि जिसमें दो कर्म होंगे वो द्विकर्मक क्रिया होगी। अब इसको कैसे पहचानना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो इसमें को विभक्ति चिन्ह आपको देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ क्या का आंसर मिलेगा, ये भी चीज़ है। अब आपसे पूछा जा सकता है पहला कर्म कौन सा है इसमें, तो पहला कर्म जिसका क्या का आंसर मिलेगा वो पहला कर्म है, और दूसरा कर्म जो है जिसके जो है आगे जिसके बाद जो है ये को लगा हुआ दूसरा कर्म है। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, तो आपको आंसर मिल रहा है इसका हिंदी पढ़ा रहा है, और कोस जो है किसके बाद लगा, बालक के बाद लगा, तो ये दोनों के दोनों कर्म हो जाएंगे। तो द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर हो गई। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया किस तरीके से। पूर्वकालिक जो क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया भी होती है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब वाक्य में कर लिखा हुआ मिलता है हमें, तो वो पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी, तो वो कर जो है उसकी पहचान हो जाता है। नाम धातु क्रिया जैसे कि जो हाथ से हथियाना हो गया, ठीक है, इस तरीके से जिसमें ना लगकर जो है चेंज कर दिए जाते हैं, संज्ञा स्वरनाम आदि को चेंज कर दिया जाता है, तो वो आपका जो होगा नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। मेनली आपसे जो ये क्रिया पूछी जाती थी मैंने यहाँ पर समझा दिया। अगले प्रश्न में पहुँचते हैं, और अगले प्रश्न तक पहुँचते मैं आप सभी को ही बोलूँगी, आई होप आपको ये वाली जो मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एस्टेट आई होप इस तरीके से कोई पढ़ाता हो, तो आप सभी को खुद ही ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आप सभी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं लगातार इसी तरीके से आप सभी की तैयारी करवाती रहूँ।
अगला जो प्रश्न है वो ये है, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं हैं। तो ग व्यंजन की ध्वनिगत जो विशेषताएं हैं वो पहचानने के लिए, यानी कि ग व्यंजन कहाँ कहाँ पर आता है उसको हम किस उसमें पहचानते हैं, उसको समझने के लिए वर्ण जो विचार है वो पूरा आपको समझना पड़ेगा। और उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, देख सकते हैं आप। हम एक क्वेश्चन को केवल ये नहीं है कि इसका ये आंसर ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं, हमें इसको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो चलिए अब इसकी बाल की खाल निकालते हैं। सबसे पहली बात, मैं व्यंजन को, क्योंकि देखो सबसे पहले मैं जो व्यंजन है उसी को समझा देती हूँ, क्योंकि व्यंजन करना बहुत जैसे कि डिफ़िकल्टी का काम लग जाता है हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है ना। तो देखो जो व्यंजन है इसमें एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण व्यंजन होते हैं। कैसे पहचानना है? अल्प प्राण 1, 3 और 5, यानी कि जो आपके नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो सारे आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे। आपको ये चार्ट तो याद रखना ही पड़ेगा, क ख ग घ न, ये पूरा का पूरा आपको जो है याद रहना पड़ेगा। क ख ग घ न च छ ज झ ज, ये जो है आपको याद रहना ही पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। ये जो है आपका क वर्ग रहता है, पूरा पूरा एक क वर्ग रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक का, ये ख वर्ग रहता है। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। अब देखो जैसे कि मैंने कहा 1, 3, 5 जो आपके जो है इवन नंबर जो हैं वो नहीं सॉरी ऑड नंबर जो है वो आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे, और महाप्राण में आपके इवन नंबर यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले आ जाएंगे, जैसे कि 2 और आपका 4, ठीक है। ये चीज़ सिंपल है, अगर हमें याद रहेगी क ख ग घ न, ये हमें याद रहेगा फिर अल्प प्राण कौन सा और महाप्राण, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो किस तरीके से और याद कर सकते हो। महा से हम कर लेंगे महान। महान कौन है? जो अपने में से टेबल से भी डिवाइड हो रहा है और जो दूसरे के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 और 4 जो है अपने में भी आती हैं और दूसरे के में भी आते हैं। 2 से डिवाइड हो जाता है ना 4, इस तरीके से, तो महान हो जाएगा वो इस तरीके से। और अल्प मतलब छोटा कौन रह गया? जो केवल अपने से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 1, 3, 5 जो है अपने से ही डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं हम, ये अल्प प्राण हो जाएंगे। इसके साथ आपको ध्यान रखना है अल्प प्राण में आपके ये रे ले वे ये भी आते हैं, ये रे ले वे ये आते हैं। साथ साथ महाप्राण में आपके स जो है आपका स ह, ये जो है ये वाले स जितने हैं वो महाप्राण में आ जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। और इनको याद करने के लिए आप यही कर सकते हो कि जो स है वो सारे महान हैं, इसलिए वो स जो है महान हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, स जो है महान है इसलिए महाप्राण में आते हैं। तो ह भी काउंट हो रहा है उसमें, स महान है और स जितने हैं वो सारे आपके महाप्राण में आ गए। अल्प प्राण में आपका जो है न में रेल है, नम्रल करके आप इसको जोड़ सकते हो। अल्प प्राण में नम्रल जो है वो आ जाएगा, और ये रेलवे जो है ये भी आपके अल्प प्राण में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब घोष अघोष को लेकर पूछा जाता है, तो घोष और अघोष को कैसे याद रखेंगे? जो अघोष है वो आपके स्टार्टिंग के जो 2 वर्ग रहेंगे, यानी कि ये क वर्ग पूरा का पूरा और ये ख वर्ग, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा जो है आपका अघोष रहेगा। इसके साथ जो स वाले जो हैं अब जो है धोखा कर देते हैं, और वो जो है महाप्राण से अब जो अघोष है उसके अंदर आ जाते हैं। और इसी तरीके से जो ये रे ले वे जो है ये भी अपना यहाँ से ग्रुप छोड़कर कहाँ पे आ जाता है? घोष वाले में आ जाता है। इस तरीके से ध्यान रखना, ये आ गया घोष वाले में, ठीक है। पर ये है जो है ये बड़ा जो है ट्रस्टेड पर्सन है, ये यहीं पर रहता है, यानी कि इन्हीं व्यंजनों के साथ रहता है, तो है जो है यहीं पर रहेगा। और ये पूरा ये रे ले वे जो है आपका घोष में आ गया, तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये हो गया अघोष, जो स्टार्टिंग के 2 वर्ग रहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हम जो आप सभी का ये बहुत ही पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। ध्यान रखना, स्पर्श व्यंजन में क वर्ग पूरा का पूरा आ जाएगा, आपका ट वर्ग आ जाएगा, त वर्ग आएगा, प वर्ग आएगा, यानी कि ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ पर, तो क वर्ग यानी कि पूरा का पूरा क, जो आपका क वर्ग जो है यहाँ से इस तरीके से रहता है ये, यानी कि हम जो है लाइन सीधी ना करके क वर्ग पूरा का पूरा ये क वर्ग होगा, ये ख वर्ग होगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और जो है इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ज़्यादा मैसी हो गया है। क वर्ग में आपका ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक का क वर्ग जो है वो इस तरीके से, तो इसमें आएगा केवल अल्प प्राण और महाप्राण में। पर अगर हम बात करें आपका स्पर्श व्यंजन में, तो क वर्ग का मतलब है क ख ग घ न, ये पूरा का पूरा जो है आपका क्या स्पर्श व्यंजन आ जाएगा। फिर ट ठ ड ढ न जो है वो भी आपका जो है स्पर्श व्यंजन में, त थ द ध न ये पूरा आएगा, और प फ ब भ म, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है चय वर्ग जो है भाई, चय वर्ग अपने आप को जो है अलग से समझता है, और चय छ जय झय ये जो है अपने आप को क्या बोलते हैं? ये स्पर्श संघर्षी बोलते हैं।
थोड़ा सा संघर्ष लगता है इसको बोलने में, ये ध्यान रखना च वर्ग को। अब अर्ध स्वर या फिर अंतस्थ स्वर या फिर ईषद स्पर्शीय जो है वो कौन है आपका, ये और वह है। ये और वह जो है अपने आप में अर्ध स्वर, अंतस्थ स्वर या फिर जो है ये सब जो स्वर है उसमें हम कर सकते हैं। हम बिल्कुल आगे आ गए हैं। एक मिनट दीजिए मुझे। ये रहा, जैसे मैंने बताया आपको, ये रहा, जैसे कि मैंने बताया कि ये और वह जो है आपका अर्ध स्वर हो गया, अंतस्थ स्वर या फिर ईषद स्पर्शीय। ये चीज़ ध्यान रखना। कैसे याद रख सकते हो, यण संधि जो होती है, यण संधि में यह जो है आधा आ जाता है, वह जो है वो भी आपका जो है आधा रह जाता है, यानी इस तरीके से। तो ये और वह आधे ही होते आ रहे हैं हमेशा से। तो आधा स्वर, अंतस्थ स्वर या फिर ईषद स्पर्शीय जो है ये और वह है। जो प्रकंपित या लुंठित, ठीक है, हम इस तरीके से रह को कर सकते हैं। भाई वो प्रकंपित है, कंपन होती है रह बोलते हुए, आपको ध्यान रखना। प्रकंपित या लुंठित जो है आपका रह, नॉर्मली लुंठित करके पूछा जा सकता है, तो रह है, ठीक है। पार्श्विक लय जो पार्श्विक है, जब हम लय बोलते हैं तो हमारे मुंह में जब हम लय बोलते हैं तो दोनों तरफ से जो है हवा बाहर निकलती है, इसलिए पार्श्विक है। संघर्षी और उष्म जो है दोनों जो है अलग अलग पूछे जा सकते हैं। संघर्षी अगर पूछा जाए, संघर्षी देखो ये स्पर्श संघर्षी च वर्ग है। स्पर्श संघर्षी केवल संघर्षी पूछा जाता है तो स ह, ये पूरा का पूरा बोलते वक्त हमें जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा संघर्ष लगता है, और जब हम ये बोलते हैं तो हमारे मुंह से बहुत गर्म हवाएं निकलती है और बहुत ऊष्मा प्रकट होती है, तो इसलिए ये जो उष्म है, उष्म व्यंजन भी इनको बोला जाता है। बोलकर देख सकते हैं आप सभी। उत्तक्षित या ताड़न जात जो है, यानी कि इनको हम समझ सकते हैं, हम डांटते हैं इनको, ठीक है, ताड़न जात हम बोल सकते हैं इसको। तो डे और ढह जो है वो क्या है आपका, उत्तक्षित या फिर ताड़न जात है। इसके बाद अगर कोमल तलवे की बात करें, कोमल तलवे या कंठ से जो बोले जाते हैं तो कै वर्ग पूरा पूरा इसमें आ जाएगा। बोल के देख सकते हैं, कंठ पे हाथ लगा के भी देख सकते हैं। तालु या फिर तालु वत्सर्य या फिर तालव्य, तालु से जो बोले जाते हैं, और च वर्ग आपका तालु से जो बोला जाता है। और च वर्ग जो है आपका क्या है, च वर्ग आपका स्पर्श संघर्षी भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर मुद्रणीय जो है आपका ट वर्ग पूरा पूरा आ जाएगा, और इसमें र और श जो है आपका ऐड कर लीजिए मुद्रणीय में, और बहुत बार रिपीट होता है, पूछा जाता है। दंत्य दांत से जो बोले जाते हैं तो आप बोल के देख सकते हैं इन व्यंजनों को। त द द ध, ये जो है आपके दांत से ही बोले जा रहे हैं, दांत जो है हमारी जीभ पर स्पर्श होगा। फिर ओष्ठीय, यानी बोलते वक्त हमारे जो होठ हैं वो किस तरीके से हो जाते हैं, गोल से हो जाते हैं। जैसे कि पै वर्ग का सारा प फ ब भ, तो होठ हमारे बोले जा रहे हैं, और जब हम बोल रहे हैं प फ ब भ तो हमारी जो जीभ है वो नीचे के साइड हमारे तालू पर जो है टच भी हो रही है, एक तरीके से हमारे दांत पे टच हो रही है। तो जीभ दांत पे टच हो रही है, इसलिए दंत ओष्ठी बोला जाता है, यानी कि दांत और होठ दोनों की मदद मिलती है जब भी हम ये पे वर्ग बोल पाते हैं। और ओष्ठी भी इसको इसलिए बोला जाता है। और व जो है व जो है व भी हमारा जो है दंत ओष्ठीय और ओष्ठीय के अंतर्गत ही आ जाएगा। बोलकर देख सकते हैं, इनको हम बोलकर देखेंगे तो भी हमारी चीज़ें सही हो जाती है अगर हम मोटा मोटा पढ़ के चले जाते हैं। तालव्य, तालव्य में हमारा यश आ जाता है, ये ओ श, ठीक है, यश करके याद करोगे तालव्य में आ जाएगा आपका। काकल्य, काकल्य या फिर अलिजीवही, अलिजीवही या काकल्य जो है हमारा ह है, ह काकल्य और अलिजीव्य है, ठीक है। वत्सर्य जो है हमारी छोटी जीभ का जब प्रयोग होता है तो उसे वत्सर्य बोलते हैं, और वत्सर्य भी मिला दिख सकता है हमें। और कई बार दंत के अंदर, यानी कि ये जो आपका त वर्ग है पूरा का पूरा, वो जो है उसके अंदर आपका नसल, नसल से आप याद रखेंगे, नसल जो है ये आपका दंत में भी चला जाता है, आपका जो है वत्सर्य में भी चला जाता है। और रे जो है भाई, रे बड़ा फेक जो है कहीं कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं आ जाता है। रे जो है आपका मुदरने में भी काउंट हो जाता है, और रे जो है आपका वत्सर्य या फिर दंत में भी काउंट हो जाता है। संस्कृत में इसको काउंट करते थे, इसलिए जो है पूछ लिया जाता है रे को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ण को देख लेते हैं। तो वर्ण जो है हमारा, अगर उसको हम देखें तो कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। वर्ण को याद करने के लिए ये बहुत ही अच्छा जो है मैंने यहाँ पे बनाया है इसको, जाते ही, क्योंकि वर्ण से तो आते ही हैं क्वेश्चन, तो जाते ही अपने जो रफ शीट है उस पर इसको ड्रॉ कर लो। तो इसमें क्या है कि ई ऊ ये यहाँ पर आ जाएगा आपका, ए आई ओ औ, इस तरीके से लिख लो। फिर ए बीच में रहेगा, आ यहाँ पर रहेगा, और ये ओ यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से जब लिख लेते हैं तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे यहाँ से सोल्व हो जाता है। जैसे कि संवर्त, यानी कि बोलते वक्त जब मुंह पूरी तरीके से बंद हो जाता है संवर्त कहलाएगा। संवर्त कौन से हो जाएंगे, ई और ऊ, ये दो चार के चार जो आपके संवर्त हैं। अर्ध संवर्त थोड़ा सा मुंह बंद होता है, ए और ओ जो है आपके अर्ध संवर्त हो जाएंगे। अर्ध विवृत जो है ए और जो आपका
औ है वो अर्ध विवृत, विवृत मतलब खुला रहता है, यानी कि थोड़ा सा खुला रहता है। ए और औ जो है आपका हो जाएगा उसके अंदर। अब देखो विवृत पूरी तरीके से खुल जाता है, वो आ हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जो है ये मध्यम में आपका ए आ जाता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तालव्य, तालव्य यानी कि तालु से जो बोले जाते हैं, तो ई जब करोगे ई तो हमें ध्यान, हम बोल के देख रहे हैं तो हमारी जो जीभ है बिल्कुल बिल्कुल तालु से बिल्कुल सटके रहती है। ई जीभ को उठाकर बोला ही नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए तालु कंठ है, तालु यानी कि थोड़ा सा तालु का भी प्रयोग होता है और कंठ का भी प्रयोग होता है। तो ए और ई जो है तालु कंठे हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे, याद करने का भी सिंपल सा इसका ये रहेगा, ई जो है आपके क्या हो जाएंगे, तालवे हो जाएंगे, ठीक है। ए और आई ये जो दो हैं, ये ए और आई जो हैं ये आपके तालु कंठे हो जाएंगे। फिर ओष्ठ, ये तो आपको पता ही है, जो हमारे होठों से बोले जाते हैं, जिसमें हमारे होठ पूरे गोल हो जाते हैं, तो ओ और औ हो जाएगा। ओष्ठ कंठ है, जिसमें ओष्ठ और कंठ दोनों का प्रयोग होता है, तो कंठ ओष्ठ भी लिख देते हैं आगे पीछे करके, फिर ओष्ठ कंठीय भी। तो ओ और औ जो है जिसमें हमारे होठ भी गोल होते हैं और कंठ से भी आवाज़ आती है, ध्यान रखना है। कोमल तालवे जो है हमारे, ये ए ओ और औ जो ए ओ और आ जो है पूरे तीन के तीन यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, ये तीन के तीन जो हैं आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे कोमल तालवे के अंदर। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब दोबारा से ये बंद हो गया, मैं दोबारा से ओपन करती हूँ, थोड़ा सा क्लोज करती है, बंद हो जाता है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं और हमारा जो क्वेश्चन था ये उच्चारण को लेकर, गै जो है, गै आपका किस टाइप का व्यंजन है। तो गै देखो, गै हमारा जो है क ख ग किस में आ रहा है, क वर्ग में आ रहा है, और क वर्ग हमारा क्या था, कंठ था। तो कंठ जो है एक चीज़ यहाँ से क्लियर हुई। अब ये क वर्ग जो है वो आपका जो है अल्प प्राण है। क्यों है अल्प प्राण, मैंने बोला था अल्प प्राण छोटे हैं, वो किसी और से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 135 में आ रहे हैं। सघोष, सघोष और अघोष मैंने बोला था, तो अघोष जो है वो उसमें आपके कौन से आ रहे थे, अघोष और सघोष। आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर आके देखते हैं दोबारा से हम, देखिए घोष में आपके सारे के सारे आ रहे हैं घोष में, और अघोष में आपका क और ख वर्ग जो है अघोष में आ रहा है, क और ख वर्ग, ठीक है, क और ख वर्ग। तो सघोष जो है ये हमारा ग हो जाएगा, क्योंकि देखो सघोष, घोष भी बोल सकते हो, सघोष भी बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा, क्योंकि अघोष नहीं है। तो थर्ड वाला हमारा देखो ऑटोमेटिकली कितनी आसान तरीके से हो गया, क्योंकि मैंने आपको ये पूरा जो टॉपिक है करवाया। ये टॉपिक की अगर मैं सही बता दूँ इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस होती हैं कि आप उन टॉपिक को देखते ही रह जाओगे, पर हमारा जो है टाइम ही चला जाएगा। तो मैंने बहुत कम समय में कराने की कोशिश की है। अगला है हमारा साधवा चरण। साधवा चरण शब्द में सही संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले संधि पहचानो कौन सी है, ये इसको देखते ही पता चल रहा है। आधा अक्षर आया हुआ है, उसके बाद वे आया हुआ है, तो आपको पता होगा यण संधि में आधा जो है यह होता है, मतलब यह दिखाई देगा, वह दिखाई देगा और रे दिखाई देगा, ये इसकी पहचान होती है। और इनके आगे जो है आधा जो भी व्यंजन है वो दिखाई देगा, जैसे कि व के आगे हमारा आधा द है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आधा दा नहीं होता है, ये पूरा द जो द होता है, और व इसमें आधा होता है, हमें पर उल्टा दिखाई देता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। व को सहारा दे रहा है ध, ये भी चीज़ ध्यान देनी है। तो आधा व होता है, इनकी मात्रा नहीं होती, इसलिए वो यहाँ पे हम जब टाइपिंग करते हैं तो ये चीज़ हम टाइपिंग करके देखना, तब पता चलेगा। अगर आधा आप ध लिखोगे तो आपका ध कहाँ चला जाएगा, पता चलेगा आपको, ठीक है। यण संधि का उदाहरण है ये, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यह कब बनता है, वह कब बनता है और रै कब बनता है। यह कब बनेगा, जब ई या बड़ी ई का किसी असमान स्वर के साथ मेल हो जाएगा, जैसे ए के साथ, ऊ के साथ, इस तरीके से, तो हमारा ये बन जाएगा। वह कब बनेगा, जब ऊ और बड़े ऊ का असमान स्वर के साथ मेल होगा। और रे जो है वो संस्कृत टाइप उसमें बनता है, तो री जो है री का असमान स्वर के साथ जब मेल हो जाएगा तो यण में ये चीज़ें बन जाती हैं। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये चीज़ पता चल गई हमें कि वह कब बनता है, जब ऊ और बड़ा ऊ जो है उसका किसी असमान स्वर के साथ मेल होता है। तो अब हमें इसको तोड़ना है, तो ये देखो हमें हाफ करके तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि ये लिख रखा है साध वा चरण। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, लास्ट वाला देखो आचरण, ये आचरण यहाँ से निकल गया, तो ये हो गया आचरण, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर इसको तोड़ना है, वह जो है वह तो बना है, किससे बना है, ऊ या फिर बड़े ऊ से बना है। तो या तो साध, क्योंकि ये ध पूरा है हमारा, तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अभी वह जो है या तो वो ऊ की बड़ी मात्रा होगी या फिर ऊ की छोटी मात्रा होगी। अब साधु में बड़ी ऊ की मात्रा लगा के देखो, साधु तो नहीं होता इस तरीके से, तो इसको हम छोटी ऊ कर देंगे।
ये हो गया कॉमन सेंस वाला काम। तो हमारा इसलिए फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट होता है। आई होप आपको यण संधि अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। अब इसको कैसे करेंगे हम, देखो दर्शन जो है वो बहुवचन खुद में अपने आप में, चाहे बहुवचन में यूज़ कर लो चाहे एक वचन में यूज़ कर लो, दर्शन दर्शन ही रहता है। प्राण भी प्राण ही रहता है, प्राणियों नहीं होगा, प्राणियों अलग चीज़ है और प्राण अलग चीज़ है। हस्ताक्षर चाहे आप एक पेज पर हस्ताक्षर करवाओ चाहे 1000 पेज पर हस्ताक्षर करवाओ, हस्ताक्षर ही बोला जाएगा, हस्ताक्षरों नहीं बोला जाएगा। नारी का नारियों हो जाता है, ये इसलिए यही वाला आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यह आपका महात्म्य है, वाक्य में प्रयुक्त महाआत्म्य, यानी कि ये जो महाआत्म्य है ये कौन सी संख्या है। महाआत्म्य देखो यहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी एक स्थान के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर आप महात्मा सोच रहे हैं इसको महात्मा, तो महात्मा जो है वो जातिवाचक में होता, पर उसका हमने भाववाचक कर दिया, महाआत्म्य है, ठीक है, तो भाववाचक कर दिया है, तो इसमें जो है इसलिए आपका भाववाचक जो संज्ञा है वो आ जाएगी आपकी। अब आगे देखते हैं, जाह्नवी शब्द का पर्याय क्या है। जाह्नवी जो शब्द है वो आपको ध्यान रखना है, गंगा नदी के लिए प्रयोग किया गया है और गंगा नदी के जो है पर्यायवाची ही यहाँ पे पूछ रखे। तो मंदाकिनी जो गंगा नदी का ही एक पर्यायवाची है। और कौन कौन से गंगा नदी के पर्यायवाची है, जैसे गंगा खुद ही हो गया, भागीरथी हो गई, भागीरथ लेकर आया था, सुरसरी हो गया इसका, देव नदी, देवों की नदी, ठीक है, देव नदी, महादेव के सिर पे बैठी है गंगा, है ना, महादेव के सिर पे विराजमान है, तो देव नदी है, देवों की नदी है। त्रिपथगा 3 पथ की है, तो त्रिपथगा हो गया जाह्नवी, इसका खुद एक पर्यायवाची है। तो इसे मैं इसके पर्यायवाची देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, विलोम जो शब्द है उसमें असंगत छांटना था, तो पहले सबसे पहले देखो असंगत जो है त्रिभूत नहीं होगा, आविर्भाव का जो है तिरोभाव होगा। तिरोभाव का अर्थ होता है गायब होना या अदृश्य होना, जो दिखाई ना दे, और आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है, प्रकट होना, आविर्भाव का मतलब प्रकट होना। ये हमें पता रहने चाहिए इसके अर्थ, तभी हम इसको कर सकते हैं। अगर आविर्भाव का उल्टा लिख दिया जाए गायब, तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका अर्थ नहीं पूछा गया है विलोम का, वो आपका विलोम शब्द ही पूछा गया है। ग्रस्त का मतलब होता है पकड़ा हुआ, और मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र। व्यष्टि एक इकाई जो होती है, जब एक इकाई होती है तो उसको व्यष्टि बोलते हैं। समष्टि को हम समूह से संबोधित करते हैं, इसका अर्थ जो है समूह होता है। आवृचन जो होता है उसका आधुनिक, उसका अर्थ रहता है प्राचीन को हम जो है पुराना या फिर बीता हुआ जो होता है उसको प्राचीन बोलते हैं। तो प्राचीन का पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अलग इसका है। आवर्चन जो है उसको बोला जाता है। और हमारा आविर्भाव का तिरोभाव हो गया, व्यष्टि का समष्टि, ग्रस्त का मुक्त हो गया। हमने इसके अर्थ भी देख लिए कि क्यों ऐसा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला गिरीश शब्द में कौन सी संधि है। तो गिरीश जो शब्द है आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या हुआ है, गिरी प्लस में ईश, यानी कि ई प्लस में बड़ी ई। और ये कब होता है, ई प्लस में बड़ी ई, ये जब हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है, स्वर संधि का ही एक भाग है दीर्घ स्वर संधि। इसमें क्या होता है, एक जैसे स्वर जो, जैसे कि ई का अपनी ही ई मात्रा से जब मेल हो जाता है तो वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसी तरीके से ए का या फिर आ, इनका जो है ए या फिर आ से जो है मेल हो जाता है, चाहे ए का आ से हो चाहे ए का बड़े आ से हो, इस तरीके से उल्टा कर लो तो भी दीर्घ संधि ही होगी। ऊ का जो है और बड़े ऊ का, इनमें से किसी का, ऊ या बड़े ऊ से किसी में से भी जो है इनका योग हो जाता है, तो वो जो होती है दीर्घ स्वर संधि होती है। मैंने बता दिया, तीनों नियम आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें क्या हो जाती है, फिर बड़ी मात्राएं निकल के आती है, जैसे कि ए आ का में से किसी का मेल होता है तो आ बनेगा, इसका भी बड़ी ई ही बनेगा और इसका भी बड़ा ऊ ही बनेगा, इसलिए ये जो है दीर्घ स्वर संधि, इसीलिए इसका नाम दीर्घ रखा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। गुण स्वर संधि में क्या होता है, गुण स्वर संधि में आपका, अगर मैं देखूँ या बताऊँ मैं आपको, ए का या फिर आ कोई भी है उसका ई या फिर बड़ी ई से मेल होता है तो आपका ए बन जाता है, ये ध्यान रखना है। ए या फिर आ का, और एक बार और लिख लेते हैं, ए या फिर आ का ऊ या फिर बड़े ऊ से होता है तो आपका क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। और इसी तरीके से री से अगर होगा तो वो आपका अर बन जाएगा, ठीक है, अर बन जाएगा। ये आपके गुण स्वर संधि के नियम हैं, बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और तोड़ के देखना पड़ता है शब्द कि क्या निकल के आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। यण संधि अभी हमने जस्ट अभी समझी, और व्यंजन संधि इतनी बड़ी है कि यहाँ पर करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जिज्ञासा का सटीक समानार्थी क्या है। बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक समानार्थी पूछ रखा है, तो कैसे करेंगे हम।
उत्कंठा, उत्कंठा हमें लगता है कई बार कि उत्कंठा जिज्ञासा हो सकती है। उत्कंठा होती है किसी काम को करने की तीव्र इच्छा। अगर हमारे अंदर तीव्र इच्छा आ रही है, बेचैनी हो रही है किसी काम को करने की, जस्ट अभी हम उस काम को कर ले, वो क्या उत्कंठा हो जाएगी। पर ज्ञान पे जो ज्ञान होती है वो क्या होती है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, यानी कि जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा का भी यही अर्थ होता है और इसका भी यही अर्थ है। वांछा का क्या अर्थ होता है, किसी वस्तु या बात की इच्छा या कामना। किसी वस्तु की अगर हमें इच्छा है या कामना है तो वांछा हो जाएगा। और इच्छा का क्या अर्थ होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाह होना हमारे मन में, तो वह इच्छा हो जाएगी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, किस विकल्प में परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। परिणामवाचक विशेषण जो है आपके दो प्रकार की होती है। एक होती है निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण, ठीक है, निश्चित, और एक होती है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब ये दोनों क्या है, कैसे है, वो आपको समझना है। परिणामवाचक में हमेशा ध्यान रखना है आपको कि यूनिट की बात होगी। ठीक है, यूनिट की बात होगी, 1 किलो हो गया, 1 दर्जन हो गया, तो ये जो है आपकी यूनिट है। अगर यूनिट की बात हो रही है, यानी कि उसकी गणना की जा रही है, यूनिट में की जा रही है, तो वो परिणामवाचक होगा। पर अगर कहा जा रहा है एक डिब्बा बोला जा रहा है, तो परिणाम में नहीं आया, क्योंकि वो संख्या आ गई। एक क्या है, संख्या है। ठीक है, अगर बोले जा रहे हैं कई केले, पर केले अगर मानो आपके सामने जो है 5-6 केले रखे हुए, तो आप बोल देते हो 5-6 नहीं, आपने काउंटिंग नहीं की, आप देखकर बोल देते हो कई केले रखे हुए हैं। तो ये जो कई केले हैं वो गिने जा सकते हैं, यानी गणना लायक हैं वो। ठीक है, तो इसलिए वो संख्यावाचक में आ जाएगा। जो चीज़ गणना लायक है वो संख्यावाचक में आ जाएगी। अनगिनत तारे भी संख्यावाचक में आते हैं, पर वो अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएंगे, यानी कि गणना की जा सकती है फिर भी जो है गणना नहीं की गई, तो इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाते हैं। पर परिणामवाचक में कभी भी गणना जो है वो नहीं हो सकती, नहीं होती। ठीक है, जैसे कि थोड़ी सी चीनी, ठीक है, थोड़ी चीनी, ठीक है, थोड़ी चीनी हो गया, थोड़ा सा पेट्रोल हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो आपका वो परिणामवाचक में जो है, जो चीज़ बिल्कुल गणना नहीं की जा सकती है वो तो अनिश्चित में आ जाएगा। जो यूनिट्स जितनी भी होंगी वो निश्चित में आ जाएंगी, चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बोल रखा प्रणव 5 किलो दूध पी गया, 5 किलो दूध पी गया। तो जो 5 किलो है, किलो जो है यूनिट है, और यूनिट किस में आती है, परिणामवाचक में, और निश्चित परिणामवाचक में आ जाती है। तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बाकी वाले देख लेते हैं। प्रणव 5 केले खा गया, ये तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा कि हम गिन भी चुके हैं इसको, तो निश्चित हो गया संख्यावाचक में। प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो 5वीं भी गिनी गई है, और गिनी गई है तो संख्यावाचक, और संख्यावाचक में भी आपका किस में हो जाएगा, ये संख्यावाचक में निश्चित में हो जाएगा, क्योंकि निश्चित संख्या हमें ज्ञात हो चुकी है। प्रणव के साथ कुछ बच्चे हैं, अब कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ जो है हमारा क्या होगा, अनिश्चित में होगा, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि वो बच्चे गिने जा सकते हैं, वो बच्चे गिने जा सकते हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो सामने वह मेरा है, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है, हम किसी चीज़ के ऊपर हम कहते हैं कि ये चीज़ मेरी है, या फिर वो घर मेरा, ये किताब मेरी है। तो हाँ, अगर हम जो है इस तरीके संकेत कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरी ही है इस तरीके से, या फिर हम बिल्कुल कब करते हैं, जब हमें पूरी श्योरिटी होती है ना, पूरी श्योरिटी होती है, तो इसलिए निश्चयवाचक हो जाएगा। यह वह निश्चयवाचक में आता है। पुरुषवाचक में मैं तुम वह आता है। मैं खाना खा रहा हूँ नॉर्मल है, मेरे बारे में बात हो रही है, तो पुरुषवाचक हो गया। निजवाचक में आप स्वयं खुद, यानी कि खुद करने की कुछ भी चीज़ अगर आ रही है, जैसे मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, तो ये जो शब्द स्वयं आ रहा है वो क्या बोध करा रहा है कि मैं अपना काम स्वयं कर रही हूँ, तो निज यानी कि अपना। ठीक है, इसलिए ये हो जाता है। अब अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि हमें निश्चय नहीं होता, हम बिल्कुल श्योर नहीं होते हैं, कोई या कुछ जो है हमारे इसमें आता है। जैसे कोई आ रहा है, हम श्योर नहीं, हमें नहीं पता कि कोई कौन आ रहा है ना। कोई बैठा है, कमरे में कोई बैठा है, अब कोई बैठा है पर वो कौन बैठा है ये नहीं पता हमें, है ना। तो अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ जो शब्द हैं वो जो है श्योरिटी इतनी नहीं होती, इसलिए इसमें आ जाते हैं। संबंधवाचक जो है, जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस तरीके जो हमें राइमिंग वाली दिखाई देती है वो संबंधवाचक में रहती है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, इस तरीके से। प्रश्नवाचक में जितने प्रश्न बनने वाले, जैसे कौन है, क्या है, किसने है, ये प्रश्नवाचक में आ जाते हैं। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं, स्वरनाम के 6 भेद होते हैं, मैंने यहाँ पे आपको करवा दी है, इसके लिए भी सेपरेट क्लास होती है, पर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे बढ़ते हैं, किस विकल्प में भाववाचक तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो भाववाचक तदित जो प्रत्यय है वो आपका जो है सौजन्य में यहाँ पर हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
सुजन शब्द जो है उसमें जो है यह जो है ये प्रत्यय ये लगा हुआ है इसके द्वारा। अब देखो आगे चलते हैं हम, अगला है सरसीज जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? सरसीज। हमें पता चल रहा है कर्मधारय नहीं है, कोई कर्म हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, इसका कोई विशेषता नहीं दिखाई दे रही है, कुछ उपमेय उपमान के बारे में नहीं जिक्र हो रहा, तो कर्मधारय नहीं है। तो कर्मधारय में क्या होता है? नील गाय, ठीक है, नील गाय, नीली है जो गाय है ना, नील गाय। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें विशेषता बताई जाती है कर्मधारय में, उसको कर्म दिखाया जाता है। द्वंद्व जो होता है उसमें क्या होता है? द्वंद्व, एक होता है द्विगु और एक होता है द्वंद्व। द्वंद्व में आपको ध्यान रखना है ये दवंत इस तरीके से बनाए। तो अब आपको चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें जो है दो के जोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो है जैसे कि दाल और चावल, ठीक है, माता और पिता, माता पिता, है ना। और ये जो चिन्ह होता है इससे भी हमें जो है द्वंद्व समास के बारे में रहता है। इसमें दोनों पद प्रधान आपको दिखाई दे रहे हैं, दो पद दिखाई देंगे अलग से, तो द्वंद्व हो जाएगा। इस तरीके से हमें देखना है, हमें एक ये द्वंद्व इसमें दिखाई देगा, एक इसमें दिखाई देगा, ये ट्रिक रहेगी। द्विगु में द्वि जो है वो क्या संख्या को दर्शाता है, जैसे कि चौराहा, तिराहा, ये जो है। और सतसई जो है बिहारी की सतसई है, और कई बार जो है सतसई को द्विगु में रख दिया जाता है, और द्विगु में इसलिए रखा जाता है कि 700 दोहों का समूह सतसई, ठीक है, तो इसलिए द्विगु में रख दिया जाता है क्योंकि संख्या आ रही है। अगर बहुव्रीहि समास जो है अगर दिया जाएगा तो सतसई जो हमारा उसके अंदर चली जाएगी, क्योंकि वो सतसई जो है बिहारी जी की लिखी गई है ना, बिहारी जी ने लिखी है। आविर्भाव समास जो है जैसे शब्द में आ लग जाएगा तो जीवन जो है उसके आगे अगर आ लग गया तो आजीवन, यथाशक्ति हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अविभाव में आते हैं, जिसको लगने के बाद उसको जो है काल कर्म अनुसार जो है परिवर्तन, वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तत्पुरुष जो है बहुत सारे होते हैं, और ये जो है हमारे कर्म जो है जैसे कर्ता ने कर्म को इनके आधार पर बांटे जाते हैं तत्पुरुष समास। तो ये तत्पुरुष समास अगर आपको इनमें से कोई भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो ऑटोमेटिकली आप तत्पुरुष को ही करेक्ट कर दोगे, क्योंकि तोड़ने के बाद तत्पुरुष ही होता है ये। पर यहाँ पर अलुक तत्पुरुष यानी कि ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें क्या है, इसकी खुद की विभक्ति, यानी कि सरसिज जो है उसको अगर हम उसका विग्रह करेंगे तो उसकी खुद की विभक्ति जो है वो हटी नहीं है, एज इट इज़ रहती है, इसलिए वो अलुक जो तत्पुरुष समास है वो कहलाता है। पर अगर इतना डिटेल में नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी 3 ऑप्शन आपको चेक कर लेने हैं, अगर वो इससे मेल नहीं खाते तो डेफिनेटली यही वाला होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये देखो ये रहा, क्योंकि इसमें जो है अनु प्लस में गमन, क्योंकि हमें जो एक सार्थक शब्द भी निकालना होता है तो गमन जो है वो एक सार्थक शब्द है। अगर हम अन प्लस में गम करते तो ऐसा कोई शब्द नहीं बन रहा है जिसका सार्थक अर्थ प्रदान हो। इस अकॉर्डिंग आपको देख लेना, उपसर्ग जो है आपके पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है बाद में लगते हैं शब्द के, और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किस शब्द में हो रहा है? विसर्ग ध्वनि का आपको पता है तत्सम, स से, ये जो स है इससे आपको ध्यान रखना है संस्कृत, और ये संस्कृत वाले शब्द हो जाएंगे, और तद्भव जो है फिर आपको ऑटोमेटिकली हिंदी वाले शब्द हो जाएंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है। विसर्ग किस में लगती है? तत्सम वालों में जो है हस्तः, ठीक है, इस तरीके इत्यह, तो ये जो है विसर्ग लगती है हमेशा शब्द में, है ना, मोस्टली शब्द में, तो ये तत्सम वाले शब्दों में लगती है, तो इसलिए नॉर्मली ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, पर हमने यहाँ पे ये जो 15 क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन नहीं किए हैं, यहाँ पर हमने ये 15 कंसेप्ट समझे हैं, वो भी किस चीज़ के? हिंदी के 15 कंसेप्ट समझे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई होंगी। अगर आप हिंदी लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे चैनल पर क्लासेस डाली गई हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और ये हिंदी लेवल 2 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट था ये पूरा, क्योंकि उन्हीं का क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व करवाया है। तो आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। CDP के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स PYQ एनालाइज करके बनाए गए हैं, उनको भी जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस में कमेंट बॉक्स में डाल दी जाएगी, और चैनल पे विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।